काश तेरे बाप का नंबर होता। ये जुमला कहा था स्टेशन पर खड़े हुए उस मजबूर इंसान ने जब एक लड़की को गैर की बाहों में जाते हुए देखा तो उनकी जबान पर ये जुमला आया था। उन्होंने जो कहानी बयान की है बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सुनेंगे तो हो सकता है आपका दिल भी खून के आंसू रोए और उससे कुछ इबरत कुछ सबक हासिल हो। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा पहले इस लड़की की कहानी इसकी जबानी आप सुन लें। एक लड़के से मेरा अफेयर था, प्रतीक जाट नाम है उसका। उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ सब कुछ किया। 5 साल से रह रहा है और अब शादी करने के लिए मना कर रहा है। मुझे पैसे देने की धमकी दे रही है, कह रही है पैसे ले लो और हमारे लड़के का पीछा छोड़ दो। इतने हम पुलिस को देंगे, इतने तुम्हें दे देंगे, तुम ले लो। 40 लाख दे रही है मुझे मेरी फैमिली से भी और लड़के वालों से भी खतरा है। लड़की की कहानी, लड़की की जबानी आपने सुनी है। ये दर दर की ठोकरें खा रही है। एक पंडित जी इनको लेकर गए हैं, ये मुस्लिम है बहरहाल, लेकिन अब इसकी कहानी है कि 5 साल तक इसका अफेयर चलता रहा। उसने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद। लेकिन अब वो शादी करने के लिए एग्री नहीं है। उसने ठोकर लगा दी है। परिवार वालों से भी लड़की दूर हो चुकी है और अपने आशिक से भी दूर हो गई। अब इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। लेकिन मुझे वो शेर याद आता है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो लिखा है मोहम्मद नुमान साहब ने, जो सऊदी अरब में रहते हैं, मक्का शहर में उनकी ड्यूटी या जॉब है। उनके ही दोस्त ने उनको ये बात शेयर की। उन्होंने इनको अपने अल्फाजों में पिरो के उसको शेयर किया और वो मुझ तक पहुंचा तो मुझे लगा कि ये बात दूसरों तक जरूर पहुंचा देनी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की भी आप कोशिश करें। कहानी इस तरह है, वो बयान करते कि मेरे दोस्त जब मुलाकात के लिए मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि जब मैं कोलकाता से पटना के लिए ट्रेन में चढ़ा, मेरा रिजर्वेशन डब्बा था, तो मैं अपने सामान को सेट कर रहा था। मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मेरे साथ में थी। अचानक पीछे से किसी के सलाम करने की आवाज आती है। मैंने जब अपना रुख मोड़ कर पीछे किया तो देखा कि एक शख्स खड़े जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है। वो मुझसे सलाम कर रहे हैं। मैंने सलाम का जवाब दिया। दुआ सलाम के बाद में उन्होंने मुझे इशारा करते हुए कहा, वो विंडो के करीब में बैठी हुई लड़की जिस सीट पर है वो मेरी बेटी है, जवान लड़की है, लेकिन वो हॉस्टल में रह के पटना में पढ़ती है। कॉलेज के अंदर वो तालीम हासिल कर रही है। आप पटना जा रहे हैं, जरा इसका ख्याल कीजिएगा। उनसे इस तरह की कुछ बातें होती रही। मैं अपना लगेज, अपना सामान सेट करता रहा। वक्त करीब हो जाता है ट्रेन के छूटने का। ट्रेन जैसे ही चलती है, रात का वक्त था, उस लड़की के वालिद ट्रेन से उतर जाते हैं, अपनी बेटी को अलविदा कहते हैं और वो चले जाते हैं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन जब आगे चलने लगती है तो वो लड़की जो बड़े शर्म और हया के साथ में बैठी हुई थी, मैंने देखा कि उसकी सीट पर एक लड़का आता है जो गैर मुस्लिम लड़का था। उसके हाथ में कड़ा था और उसके हाथ में एक जाफरानी रंग का धागा बंधा हुआ था। वो उसके करीब जाता है, दोनों में गुफ्तो शुबूत का सिलसिला शुरू हो जाता है। चंद लम्हात के बाद हंसी मजाक का माहौल वो पैदा कर लेते हैं और उनको ये तक शर्म नहीं आ रही थी कि आसपास भी कोई बैठा हुआ है। वो तमाम शर्म और हया के पर्दे उठा देते हैं और वो अपनी ही गुफ्तगू में मस्त हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये देखकर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाता है तो वो लड़का उसी लड़की की चादर में घुस जाता है, यानी कि वो एक ही चादर में अपनी रात गुजारते हैं। उसकी बर्थ ऊपर थी लेकिन वो ऊपर नहीं जाता है। मैं ये देखकर बड़ा हैरान और परेशान था कि ये लड़की जिसके वालिद का चेहरा बड़ा दीनदार था और जिसके वालिद बड़े दीनदार लग रहे थे, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी और इतनी इज्जत और आबरू के साथ और मोहब्बत के साथ में अपनी लड़की को तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए वो तनहा इस पे एतमाद करके, भरोसा करके इसे ट्रेन में छोड़कर चले गए। लेकिन ये अपने बाप का भरोसा, अपने बाप का एतमाद किस तरह से तोड़ रही है। वो कहते हैं कि मैं उसको घूर कर देखने लगा तो वो कुछ देर के लिए सटपटा सी जाती है। उसके बाद उसने फिर तमाम शर्म हया के पर्दे उठाकर रख दिए। न जाने उसके अंदर वो ताकत, वो कुव्वत कहां से आई कि उसे कोई किसी का खौफ रहा, न डर रहा। मुझे गुस्सा भी आया, दिल में ख्याल आया कि इनकी वीडियो बना के वायरल कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि डांट लगा दूं। फिर दिल में ख्याल आया अगर मैं डांटने लगा, और लड़की ने कहा कि तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले या मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें क्या जवाब दूंगा। फिर वो कहते हैं कि कानून और व्यवस्था सब हमारे मुवाफिक नहीं है। मेरे छोटे बच्चे, फैमिली साथ में थी, तो वो खौफ भी मुझे सता रहा था कि कहीं लड़की को मैं रोकने के लिए जाऊं तो उल्टा कहीं मुझी पर कोई इल्जाम लगाकर मुझे परेशानी में मुब्तला न कर दे। सफर जारी रहा। 6 घंटे का सफर था और गाड़ी अपनी स्पीड पर चल रही थी। लेकिन जब सुबह होती है और प्लेटफार्म पर पटना पे ट्रेन पहुंचती है तो वो लड़की वहां से उतर के उसने अपना लिबास चेंज कर लिया। यानी वो लग नहीं रही थी कि किसी तालीम याफ्ता या दीनदार घराने की कोई लड़की हो, और वो अपने आशिक के साथ में बाहों में बाहें डालकर वो वहां से निकलती जा रही थी। और मैं उसको हसरत भरी निगाहों से देखकर ये सोच रहा था, काश
तेरे बाप का नंबर होता तो मैं तेरी तमाम इंफॉर्मेशन तेरे बाप तक पहुंचा देता, खबर कर देता, तो वो जान लेते कि वो बेटी जिस पर उन्होंने इतना भरोसा, इतना एतमाद किया है, वो किस तरह उनके भरोसे को, उनकी इज्जत को, उनकी आबरू को किसी गैर के हाथों में देकर बेआबरू करती हुई नजर आ रही है, किस तरह अपने बाप की इज्जत को उछाल रही है, अपने बाप के विश्वास, अपने बाप के भरोसे, अपने खानदान की इज्जत को नीलाम कर रही है। वो बाप कितने एतमाद से उसे एजुकेशन दे रहा है और वही लड़की अपने बाप की इज्जत को किसी गैर के हवाले वो अपने आप को कर रही है। ये तमाम वो बातें उनके ख्याल में आई और वो लड़की वहां से निकल जाती है। अब मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, आप बताएं कि इसमें खताकार कौन, इल्जाम किसको आप देंगे, लड़के को देंगे या लड़की को देंगे, या परिवार वाले कसूरवार हैं जो लड़कियों पे इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस वो रखा करते हैं, इतना एतमाद किया करते हैं, लेकिन वही लड़की जब बाहर जाती है जिसे कोई देखने वाला नहीं होता, वो उनके भरोसे, उनके एतमाद को तोड़ देती है, उनकी इज्जत को पामाल कर देती है और रिजल्ट इसी लड़की की सूरत में निकल के आता है। जो ये लड़की है जो कह रही है कि मैं कोचिंग जाती थी, वहीं पर मेरा इश्क होता है, 5 साल का अफेयर था, लव था, मोहब्बत थी, तो घर वाले कहाँ थे, कितना भरोसा लड़की पे किया, लेकिन उसके बावजूद लड़की ने भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन ये आज का मामला नहीं है, ऐसे बेशुमार मामले हैं और बेहिसाब मामले आज सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए या घर में रखा जाए या रोका जाए। तो देखिए, आज के दौर में एजुकेशन भी बड़ी जरूरी है, लेकिन यहाँ बहुत से सवाल खड़े यही होते हैं, क्यों इतनी दूर अपने शहर से भेजें जहां उनको कोई देखने वाला नहीं, उनके दिल में कोई खौफ नहीं, क्यों अपने इलाके में हम एजुकेशन नहीं दे सकते, अपने शहर में रह के अपनी निगाहों के सामने कि वो लड़की कहाँ जाती है, कब जाती है, कौन सी क्लास पढ़ रही है, कहाँ कोचिंग कर रही है, कहाँ किससे बात कर रही है, ये तमाम अपनी निगाहों के सामने हम रखकर उससे बात कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए जरूरत है निगरानी की, और जब निगरानी नहीं करेंगे तो रिजल्ट यही निकल के आ जाएंगे। जब हम 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, यूनिवर्सिटियों में 2-2 हजार किलोमीटर दूर भेजेंगे, जहां कोई रिश्तेदार नहीं, जहां बच्ची को पहचानने वाला नहीं, तो बेखौफ होकर वह हॉस्टल के अंदर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किसी को कोई खबर नहीं हो पाती है। क्या इतना भरोसा करना ये ठीक है या गलत है? कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। तो ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग इबरत हासिल करें और तालीम भी दें, तो निगाहों के सामने रख के एजुकेशन से अपनी बच्चियों को वाबस्ता कराएं, वरना आगे रिजल्ट वही आएगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लड़की लगाती रहेगी, अपनी मोहब्बत की फरियाद करती रहेगी, वो अपने घर से भी जाएगी और अपने आशिक के दर से भी जाएगी, उसकी जिंदगी इस तरह तबाह बर्बाद हो जाएगी। कैरियर बनाने के लिए पढ़ाते ना, मुस्तकबिल फ्यूचर अच्छा हो जाए इसलिए पढ़ाते ना, लेकिन अगर निगरानी हम नहीं करेंगे, मोबाइल देंगे बेबाक अंदाज में, वो निडर होके फ्री होके बात करेगी, तो कैरियर तबाह होगा। जहां कैरियर एजुकेशन बनाती है, वही उसी एजुकेशन को हासिल करते हुए उसका कैरियर, उसकी जिंदगी भी तबाह हो जाती है। तो इन चीजों को नजर में रखना बेहद जरूरी है। बहरहाल आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।